हेलो बच्चों, आज हम पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बताया गया, साथ ही साथ पार्ट ऑफ सेंटेंस में आपको बताया गया था कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पिछली वीडियो में मैंने चर्चा किया था सब्जेक्ट के सभी पार्ट के बारे में। आज हम पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रेडिकेट जनरली 3 पार्ट होते हैं प्रेडिकेट के। फर्स्ट इज वर्ब, सेकंड इज ऑब्जेक्ट एंड थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। जनरल वे में वर्ब को मेनली टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट इज मेन वर्ब, सेकंड इज हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट को मेनली 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। कॉम्प्लीमेंट को मेनली 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सेकंड इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इन जनरल वे में वर्ब कई प्रकार के होते हैं। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यहाँ पर हम केवल मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का डिफिनेशन जान लेते हैं और उसको समझ लेते हैं कि वाक्य में इनका क्या कार्य होता है और ये कहाँ यूज किए जाते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ब का डिफिनेशन जान लेते हैं। प्रकार है, a verb is a word that denotes an action or event। a verb is a word, क्रिया एक ऐसा शब्द होता है that denotes जो प्रदर्शित करता है an action किसी कार्य को और event या किसी घटना को। क्रिया एक ऐसा शब्द होता है जो किसी कार्य या घटना को प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहा दिया गया, राम रीड्स अ बुक। राम रीड्स अ बुक। राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है। यहाँ पर रीड्स जो है वो वर्ब का कार्य कर रहा है, क्योंकि वर्ब ही ये रीड्स बता रहा है कि इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। हम वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहते हैं, यानी क्रियात्मक शब्द भी कहते हैं। मतलब क्रिया को व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है। यहाँ पर रीड्स ही बता रहा है कि इसमें क्या काम हो रहा है। अगर हम काइंड्स ऑफ वर्ब की बात करें तो जैसा कि हम क्लासिफिकेशन में बता चुके हैं, वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज मेन वर्ब एंड सेकंड इज हेल्पिंग वर्ब। लेकिन उसके पहले आपको हम इवेंट का भी एग्जांपल दे देते हैं। जैसे आई फेल्ट स्केयर्ड। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, स्केयर्ड डरा हुआ, मैं डरा हुआ महसूस किया। यहाँ पर बेटा जो फेल्ट है ये आपका वर्ब है, जो कि एक इवेंट प्रस्तुत कर रहा है कि मैं कोई चीज देखा हूँगा और मुझे डर लगा होगा। तो आई फेल्ट स्केयर्ड, मैंने डरा हुआ महसूस किया। यहाँ पर फेल्ट आपका वर्ब है, ये वर्ब का काम कर रहा है। उसके बाद वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब में अगर हम बात करें, अभी पहले ही बता चुके हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब में वर्ब के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज मेन वर्ब एंड सेकंड इज हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर हम सबसे पहले मेन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। मेन वर्ब क्या होता है? Main verb are used to express
मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। मुख्य क्रियाएं आर यूज्ड प्रयोग की जाती हैं टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए एन एक्शन कार्य को। मुख्य क्रियाएं किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। समथिंग वो कोई काम दैट अ पर्सन एन एनिमल डज जो किसी व्यक्ति या जानवर द्वारा किया जाता है, उन सभी काम को व्यक्त करने के लिए हम मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता एक गीत गा रही है। इसमें मेन काम आपका हो रहा है सिंगिंग का। कौन सा काम हो रहा है? सिंगिंग का। और यहाँ इज जो है इसके सहायक के रूप में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा और सिंगिंग मेन वर्ब का काम करेगा। सीता सब्जेक्ट है, आसान यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अभी हम आगे बताएंगे कि ऑब्जेक्ट को कैसे हम पहचानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता एक गीत गा रही है। सीता क्या कर रही है? गीत गा रही है। तो यहाँ सिंगिंग आपका जो हुआ, इसी को हम कहेंगे मेन वर्ब। इसी को हम कहेंगे मेन वर्ब। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब। सेकंड टू नंबर हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया क्या होती है? आ हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? आ हेल्पिंग वर्ब इज ए वर्ब दैट कम्स बिफोर द मेन वर्ब्स इन ए सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक ऐसी सहायक क्रिया, एक ऐसी क्रिया होती है दैट कम्स जो आती है, जिसका प्रयोग होता है बिफोर द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया से पहले, इन ए सेंटेंस, वाक्य में। हेल्पिंग वर्ब एक ऐसी क्रिया होती है जो मुख्य वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले आती है और इसका काम होता है कि यह मुख्य क्रिया को सहायता प्रदान करने का काम करती है। इसका नाम से ही स्पष्ट है, सहायक क्रिया। जो सहायता देने के लिए आए उसी को हम सहायक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he is reading a book. He is reading a book. वह किताब पढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए, जो काम हो रहा है वो पढ़ने का, तो जो मुख्य काम को प्रदर्शित करता है उसे अभी हमने बताया, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। और जो उसकी सहायता प्रदान करता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ इज आपका हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये मुख्य क्रिया से पहले आ रहा है। आ बुक आपका ऑब्जेक्ट होगा
यहाँ पर ही आपका जो प्रोनाउन के रूप में है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। ही सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब, आ बुक आपका ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रीडिंग का यह हेल्प कर रहा है और ये मुख्य क्रिया से पहले आ रहा है वाक्य में, इसलिए इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। मेन काम को रिप्रेजेंट करने का काम रीडिंग कर रहा है तो इसे हम मेन वर्ब कहेंगे। आ बुक यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट। इसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? आ ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज ए नाउन, प्रोनाउन ऑन व्हिच आ वर्ब परफॉर्म्स एन एक्शन। ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म। एन ऑब्जेक्ट इज ए नाउन, ऑब्जेक्ट एक ऐसी संज्ञा या सर्वनाम होता है, एक ऐसा संज्ञा या सर्वनाम होता है ऑन व्हिच, जिस पर आ वर्ब परफॉर्म्स एन एक्शन, जिस पर कोई क्रिया कार्य का प्रदर्शन करती है, जिस पर कोई क्रिया किसी कार्य का प्रदर्शन करती है। फिर से देख लीजिए एक बार। एन ऑब्जेक्ट इज ए नाउन, प्रोनाउन ऑन व्हिच आ वर्ब परफॉर्म्स एन एक्शन। कर्म इज आ नाउन और प्रोनाउन एक ऐसा संज्ञा या सर्वनाम होता है ऑन व्हिच, जिस पर आ वर्ब परफॉर्म्स, जिस पर क्रिया प्रदर्शन करती है एन एक्शन, किसी कार्य का। ऑब्जेक्ट एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन होता है जिस पर क्रिया किसी कार्य का प्रदर्शन करती है। जैसे एग्जांपल है, ही गेव मी आ बुक। ही गेव उसने दिया, मी मुझे, आ बुक एक किताब, उसने मुझे किताब दिया। यहाँ पर देखिए उसने दिया मुझे। अब यहाँ पर जो मुझे है ये भी ऑब्जेक्ट है और आ बुक ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट से हमें किसी सजीव व्यक्ति की सजीव का बोध हो उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिससे किसी वस्तु का बोध होता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट के दोनों प्रकार को बता दिया है। मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आ बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट, गेव वर्ब, इन दोनों को मिलाकर हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। दोनों आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम अलग अलग बात करें तो मी यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बुक का आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? ये इससे सजीव का बोध हो रहा है, आ बुक से आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी इससे निर्जीव वस्तु का बोध हो रहा है, तो इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि जब हम क्रिया से कौन लगाकर, जब हम क्रिया से हु और हुम लगाकर क्वेश्चन करें, जवाब में जो आता है उसे हम आ बुक, यहां पर क्या होता है, ही गेव मी आ बुक, उसने किताब किसे दिया। जब हम क्रिया से किसे या किसको करके प्रश्न करें
तो आंसर में जो हमें प्राप्त होता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या करके अगर हम प्रश्न करें जवाब जो हमें मिलता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ देखिए, उसने किताब किसे दिया, तो मुझे दिया। किसे दिया, मुझे दिया। तो यहाँ किसे का जो जवाब देता है वही आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या का जो क्वेश्चन करने पर आंसर आए वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उसने मुझे क्या दिया, तो आबुक किताब दिया। उसने मुझे क्या दिया, एक किताब दिया। तो यहाँ पर आबुक आपका जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगले में हम पढ़ने जा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि ही गेव मी यहाँ पर जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले नहीं आता है, कभी कभी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यही मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बदल करके ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन हो जाता है। जैसे यही एग्जांपल अगर हम बात करें, ही गेव आ बुक टू मी। ही गेव आ बुक टू मी, ही सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट ही है, गेव वर्ब, आ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और टू मी यही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब इसका प्लेस चेंज हो जाता है, जब इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद उपयोग करते हैं, तो इसी के जगह से हटने के कारण, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले जो था वहां से हटने के कारण ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो जाता है। ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो जाता है, क्योंकि मी से पहले टू आ गया, और टू एक क्या है, टू एक प्रीपोजिशन है। उसने, अगर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ये हो गया। अगर इसी को हम इस तरह से लिखें, ही बॉट आ बुक फॉर मी। यहां पर भी देखिए, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में टू का भी हम प्रयोग कर सकते हैं और फॉर का भी कर सकते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, टू लगाया गया और यहाँ पर फॉर लगाया गया है। एग्जांपल को पहले समझिए। करा ही बार उसने खरीदा आबू के किताब फॉर मी, मेरे लिए। उसने मेरे लिए किताब खरीदा। यहाँ पे जो फॉर मी होगा ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होगा, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होगा। आबुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, बॉट वर्ब होगा, और ही यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। अब हम अगले वीडियो में, जो कि पार्ट ऑफ सेंटेंस का पार्ट 4 होगा, उसमें हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपको अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा कॉम्प्लीमेंट के प्रकार के बारे में, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।